हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ठीक है, अब जो है हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये लेवल 2 वालों के लिए ये सेम, लेकिन लैंग्वेज 2 है। ठीक है, और है आपका क्वेश्चन पेपर ये 25 ऑफ जैन 2023। तो यहाँ पे बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट विच इज नो लॉन्गर लिविंग। जो फॉसिल होता है ना, कि जो अवशेष होते हैं वो रिमेनिंग होते हैं कि एनिमल के और प्लांट के, जो कि अब जिंदा नहीं है। इट हैज़ बीन डेड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले इनकी डेथ हो गई थी, मतलब मर गए थे, दब गए थे। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट टुडे, केवल इसका एक थोड़ा बहुत भाग जो है वो बचा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड फॉसिल, इसे ही हम फॉसिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए शेल फिश डाई द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विल सून रॉट। जो शेल फिश होती है, यानी कि जो शेल फिश मतलब फिश की एक वैरायटी है, जब वो मर जाती है तो उसकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी, मतलब शेल फिश का जो ऊपर कोटिंग वाला पार्ट होता है जिसे हम शेल बोलते हैं, वो तो रह जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी रॉट मतलब खराब हो जाता है। बट द शेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज हार्ड एंड मेड ऑफ कैल्शियम वेल रिमेन। और शेल जो होती है वो किसकी बनती है, कैल्शियम की, वो क्या रहती है, रिमेनिंग रह जाती है। द शेल सिंक्स इनटू द सैंड एट द बॉटम ऑफ द सी। जो शेल है वो समुद्र में नीचे जो मिट्टी है वहां पे डूब के चली जाती है। सिंक्स मतलब नीचे डूब जाती है। मेनी ईयर्स पास एट द सैंड चेंजेस इनटू सैंडस्टोन। जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं तो जो मिट्टी है वो सैंडस्टोन, पत्थर में कन्वर्ट होती जाती है। वी डिग डाउन इनटू द सैंडस्टोन एंड वी फाइंड फॉसिल। जैसे हम डुबकी लगाते हैं सैंडस्टोन में, हमको फॉसिल्स मिलते हैं। सो फॉसिल्स आर नथिंग बट द हार्डन ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ब्यूराइड इन द अर्थ। जो फॉसिल है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक हार्ड पोर्शन होता है प्लांट और एनिमल्स का, जो दफनाने से रह जाते हैं। Fossils are a good source of study to paleontologists. Scientists who study fossils, by studying them, they learn about the changes that occurred on the earth million years ago. जो फॉसिल्स होते हैं वो गुड सोर्स होता है किसका, स्टडी का, किनके लिए, पैलेंटोलॉजिस्ट। जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। बाय स्टडिंग देम, उनको पढ़ने में, दे लर्न, वो ये चीज़ें याद करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं अर्थ पे वो बहुत साल पहले अकर हुए थे। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग ए शेलफिश फॉसिल इन ए माउंटेनियस रीजन। जो माउंटेन वाला रीजन है उसमें अगर हमको सेलफिश जो है वो मालूम करनी है, इस साइंटिस्ट में कंक्लूड दैट द एरिया वाज वंस अंडर सी वाटर। ये जो एरिया है वो सी वाटर के नीचे था। सिमिलरली फाइंडिंग फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स इन ग्रीनलैंड। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको अगर घास के मैदान में मालूम करना हो, वन में कंक्लूड दैट दिस लैंड मास वंस हैड ए डिफरेंट क्लाइमेट अदर देन द प्रेजेंट वन। इसका जो क्लाइमेट था वो पहले वाले क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा अलग रहा होगा। बिसाइड फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स वन में फाइंड फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स टू। जो एनिमल्स होते हैं उनके फॉसिल्स के अलावा हम प्लांट्स के एनिमल फॉसिल्स जो है उनको भी खोज सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स नियर लेक्स एंड स्ट्रीम्स ऑफन फॉल इनटू द वाटर। जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो लेक्स यानी कि झील और स्ट्रीम्स के किनारे पानी में गिर जाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली गेट ब्यूराइड इन द सॉफ्ट मड। और वो धीरे धीरे उस सॉफ्ट मड में दफन हो जाते हैं। फाइनली आफ्टर लॉन्ग ईयर्स द ट्री चेंजेस फ्रॉम वुड इनटू फॉसिल। जो ट्रीज है वो किसमें, लकड़ी से फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थस फॉसिल्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी नॉट ओनली फॉर साइंटिस्ट बट फॉर अदर्स ऑल्सो। इसलिए जो फॉसिल्स होते हैं वो ग्रेट सोर्स होता है ऑब्जर्व करने के लिए और स्टडी करने के लिए, न केवल साइंटिस्ट को बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी। A fossil is the remains of an animal or a plant. The underlined word is an adverb, noun, verb और adjective. जो अवशेष होते हैं, यानी कि जो फॉसिल होता है वो रिमेनिंग पार्ट होता है एक एनिमल और एक प्लांट का। तो यहाँ पे जो रिमेन है वो क्या चीज़ है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। दिस इज योर नाउन। ठीक है, और उसमें भी कौन सा है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122। ट्रीज एंड प्लांट्स नियर लेक्स एंड स्ट्रीम्स ऑफन फॉल इनटू द वाटर। जो ट्री और प्लांट्स हैं वो लेक्स और स्ट्रीम्स के किनारे पानी में गिर जाते हैं। पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द कोटेड स्टेटमेंट। इसमें से वर्ब जो है उसको मालूम करो। इनटू, ऑफन, नियर और फॉल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, फॉल, गिर जाते हैं, ये क्या है, एक वर्ब है। वर्ब होती है आपकी क्रिया। द वर्ड क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड डिकम्पोज इन पैरा 1। डिकम्पोज मतलब धीरे धीरे डेट्रियोट होना, खत्म होना। तो इसका सिनोनिम पूछा है क्लोजेट, रॉट, हार्डेंड, सिंक और रिमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। रॉट मीन्स होता है, जैसे ये नहीं बोलते हैं हम रॉट एंड ऑफ फूड, यानी कि खाने का धीरे धीरे खराब होना, और डिकम्पोज मीन्स धीरे धीरे गलना। विच वर्ड इन पैरा 2 मीन्स द सेम एज लाइकवाइज। कौन सा वर्ड जो है पैरा 2 में वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, गुड,
पे प्रेजेंट सिमिलैरिटी कंक्लूड, लाइक वाइज जो है उसके जैसा बिल्कुल सिमिलर वर्ड वो है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिमिलरली। लाइक वाइज मतलब इसकी तरह, सिमिलर मतलब इसकी जैसा। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉसिल ऑफ ए शेलफिश आफ्टर रीडिंग दीज स्टेटमेंट्स। सॉफ्ट पार्ट ऑफ द शेलफिश बॉडी rots, shell sinks into the sand at the bottom of the sea, shellfish dies, sand changes into sandstone। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो शेलफिश होती है वो मर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सॉफ्ट पार्ट होता है शेलफिश की बॉडी का वो रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। शेल जो है वो सैंड में चली जाती है सी के बॉटम में, और सैंड जो है वो चेंज हो जाता है सैंडस्टोन में। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट डू पैलेंटोलॉजिस्ट स्टडी, फॉसिल, ट्रॉपिकल प्लांट, अर्थ और शेलफिश। तो वो किसकी स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हैज द सेम क्लाइमेट टुडे एज इट हैड मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। जो फॉसिल्स होते हैं ट्रॉपिकल प्लांट के वो ग्रीनलैंड में मिलते हैं। ग्रीनलैंड जो है उसका क्लाइमेट बिल्कुल सेम है जैसा कि बहुत साल पहले होता था। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि ए जो है वो तो बिल्कुल सही है बट बी इनकरेक्ट है। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जस्ट ए सेकेंड। सिमिलरली फाइंडिंग फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स इन ग्रीनलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, लिखी हुई है ये तो यहाँ पे। लेकिन ग्रीनलैंड हैज द सेम क्लाइमेट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वंस हैड ए डिफरेंट क्लाइमेट अदर देन द प्रेजेंट वन। और यहाँ पे क्या है, सेम क्लाइमेट, जबकि यहाँ क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट था। तो जो ग्रीनलैंड है उनका क्लाइमेट चेंज था, पहले जो क्लाइमेट था उससे अब अलग है, और जबकि यहाँ बोला है कि क्लाइमेट सेम है। तो ये क्या होगा, गलत स्टेटमेंट है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट डज फाइंडिंग द फॉसिल ऑफ ए शेलफिश इन द माउंटेनियस रीजन इंडिकेट। जो शेलफिश है उसका जो फॉसिल है वो माउंटेनियस रीजन में जो मिलता है वो क्या इंडिकेट करता है। द एरिया वॉज वंस ए ट्रॉपिकल रीजन, द माउंटेनियस रीजन्स आर इन द सेम एरिया, द माउंटेन्स वर वंस अंडर सी वाटर, चेंजेस ऑन अर्थ डोंट अकर एवर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो माउंटेन्स है वो सी वाटर के नीचे हुआ करती थी, इसीलिए जो शेलफिश के फॉसिल है वो माउंटेनियस रीजन्स में भी मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आफ्टर द एक्सीडेंट ए कार फ्रॉम द हॉस्पिटल टू कृष्णा टू हॉस्पिटल। एक्सीडेंट के बाद जो कार है वो हॉस्पिटल लेके गई कृष्णा को। द टू मैन कैरीड हिम टू ए बेड एंड पुट हिम इट इन केयरफुली। दो आदमी जो है उसको बेड पे लेके गए, उसको केयरफुली लिटा दिया। सून अ नर्स एंड ए डॉक्टर केम। बहुत जल्दी एक नर्स और डॉक्टर आए। द नर्स रोट हिज नेम एंड एड्रेस इन ए बुक। नर्स ने उसका नाम लिखा और बुक में एड्रेस लिखा। द डॉक्टर टुक द बैंडेज ऑफ कृष्णाज आर्म। डॉक्टर ने बैंडेज किया कृष्णा की आर्म का। लुक्ड एट इट केयरफुली एंड पुट हिज हैंड ऑन इट। उसकी तरफ ध्यान से देखा और हाथ रखा। ही सेड द आर्म इज ब्रोकन। जो कंधा है वो टूट गया है। ही सेड टू द नर्स गिव हिम सम टी टू ड्रिंक। उसको चाय दो पीने के लिए। देन ही सेड टू कृष्णा डोंट वरी वी विल डू समथिंग जस्ट नाउ। अब हम जो है कुछ करेंगे, यू विल बी ऑल राइट सून, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कृष्णा वॉज ए लिटिल चीयर्ड अप एंड सेड थैंक यू डॉक्टर। कृष्णा थोड़ा सा चीयर अप हुआ और उसने बोला थैंक यू डॉक्टर। द नर्स गेव हिम टी टू ड्रिंक एंड कवर्ड हिम विद ए वार्म क्लॉथ। जो नर्स है उसने उसे चाय दी और गर्म कपड़े से कवर किया। द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू लेसन हिज पेन। दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। ही टाइड सम बैंडेज एंड अप्लाइड प्लास्टर। उसने क्या किया, प्लास्टर बांध दिया और बैंडेज जो है उसको टाइट कर दिया। कृष्णाज आर्म पेन्ड हिम ए लॉट एंड ही रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू लुक एट इट। कृष्णा की जो आर्म थी उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया इसके मतलब ध्यान देने के लिए। द डॉक्टर टोल्ड द नर्स टू गिव अनदर इंजेक्शन। जो डॉक्टर है उसने नर्स को बोला दूसरा इंजेक्शन देने के लिए। आफ्टर दिस कृष्णा कुड स्लीप वेल। जिसके बाद कृष्णा आराम से सो सकता था। वाइल कृष्णा वॉज इन द हॉस्पिटल मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम। जब कृष्णा हॉस्पिटल में था तो उसके बहुत सारे दोस्त उसको देखने के लिए आए थे। जब उसके पिता और माता आए उसको देखने के लिए, दे ब्रॉट सम फ्रूट मिल्क एंड बुक्स। वे देयर वर सेवरल अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे कृष्णा के ही रूम में। ही वॉज ऑल राइट विद इन ए वीक एंड वेंट होम आफ्टर गेटिंग हिज रूम फेलोज। वो बहुत जल्दी एक वीक के अंदर ठीक हो गया और अपने रूम फेलो के साथ वो वापस चला गया।
He was all right within a week. The underlined word in the sentence is which part of speech? तो all right जो है वो क्या है part of speech के according? कंजक्शन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि वो एक वीक के अंदर पूरी तरह से ठीक हो चुका था. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है. ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है. ठीक है, किसकी? कृष्णा की. ठीक है, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130. व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड अप्लाइड दैट अपीयर्स इन पैरा 2? जो अप्लाइड है उसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? अप्लाइज, एप्लीकेशन, अप्लाई और अप्लाइंग. बहुत बेसिक लाइन क्वेश्चन है. इसका होता है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन आपकी नाउन होती है और अप्लाइड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है. ठीक है, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है कृष्णाज स्टे एट हॉस्पिटल रिजल्टेड इन. कृष्णा का जो स्टे था हॉस्पिटल में वो किस चीज के रिजल्ट में आया? कंप्लीट रिकवरी, रिलैप्स, फ्रस्ट्रेशन, पार्शियल रिकवरी ओनली. तो यहाँ पे कृष्णा जो है वो कंप्लीटली रिकवर हो गया था. सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. वाई कृष्णा वॉज इन द हॉस्पिटल. इन दिस एक्सप्रेशन द वर्ड वाइल मीन्स. जब कृष्णा हॉस्पिटल में था तो यहाँ पे वाइल जो है वो क्या है? इस वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या है? एज फार एज, सून आफ्टर, एज लॉन्ग एज, बिफोर. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3. जबकि कृष्णा वाइल कृष्णा वॉज इन हॉस्पिटल, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था तो इस वाली लाइन में वाइल का मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज, मतलब जितने लंबे टाइम तक कृष्णा हॉस्पिटल में था. सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. सो फार एज मतलब बहुत दूर, सून आफ्टर इसके तुरंत बाद, बिफोर पहले, एज लॉन्ग एज जितने लंबे टाइम तक, और वाइल मतलब जब तक. नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू कृष्णा डोंट वरी. जैसे ही डॉक्टर ने कृष्णा को बोला डोंट वरी, टू कंफर्ट हिम, प्लीज हिम, प्रेज हिम और मेक हिम टेंस. तो उसका मेन मोटिव था कि वो कृष्णा को क्या करे? कंफर्टेबल फील कराएं. इसलिए उन्होंने बोला था यू डोंट वरी. Which of the following statement is not true? Krishna's friends visited him in the hospital. Krishna's parents brought fruits and books. Many people suffered from the same problem as Krishna. The nurse cared well for Krishna. तो यहाँ पे कृष्णा के फ्रेंड उसको देखने के लिए आए थे. मम्मी पापा जो है फ्रूट और बुक्स लाए थे. बहुत सारे लोग जो है वो सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे. कृष्णा की तरह नहीं, कृष्णा के ही रूम में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे. नर्स ने कृष्णा की अच्छे से देखभाल की, बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड यहाँ पे गलत है. ये देखिए, देयर वर सेवरल अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज इन कृष्णाज रूम, ना कि सेम प्रॉब्लम. नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कृष्णाज आर्म पेन्ड ए लॉट. द नर्स टोल्ड द डॉक्टर टू गिव हिम एन इंजेक्शन. लेटर कृष्णा कुड स्लीप वेल. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे आपके इनकरेक्ट हैं. कृष्णा की आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बिल्कुल सही बात है, वो सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने उसको दूसरा इंजेक्शन दिया था. नर्स टोल्ड द डॉक्टर टू गिव हिम एन इंजेक्शन, नहीं, डॉक्टर टोल्ड नर्स टू गिव हिम एन इंजेक्शन. लेटर कृष्णा कुड स्लीप, जिसके बाद कृष्णा आराम से सो सकता था. तो ए और सी करेक्ट है, लेकिन बी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है. The doctor gave him an injection to lessen his pain. He tried the bandages and applied प्लास्टर. ठीक है, तो यहाँ पे नर्स ने नहीं बोला था डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला था नर्स को कि उसका दूसरा इंजेक्शन दे दो, जिससे कृष्णा आराम से सो सकता था. अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है. चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन. द आइडिया इज सपोर्टेड बाई. बच्चे जो है वो भाषा को कब अर्जित करते हैं? जब वो सोशल इंटरेक्शन करते हैं. ये बात कही थी लेव वाइगोस्की ने, क्योंकि उनकी थ्योरी का ही नाम था सोशल कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बच्चा समाज में जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है उतना ज़्यादा वो लैंग्वेज पे काम करता है और उतनी ही ज़्यादा लर्निंग इफेक्टिव होती है. जो जीन पियाजे हैं उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को लेके कोई भी बात नहीं बोली थी. नाउम चॉम्स्की ने कहा था कि इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था कि हर बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है जिसमें वो किसी भी भाषा को लर्न कर सकता है. B.F. स्किनर एक व्यवहारवादी हैं जिन्होंने अपनी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसके बारे में बताया था, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. In which stage of language development infants repeat consonant vowel combination in long string? कौन सी स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की जिसमें जो इन्फेंट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड कॉम्बिनेशन जो है उसको लॉन्ग स्ट्रिंग्स में बनाते हैं? बेबलिंग, क्वीन, टेलीग्राफिक स्पीच और इन्वेंटेड स्पीच. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बेबलिंग. जब बच्चा बड़बड़ाने लगता है तो उस केस में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है
उसमें वो क्या करेगा, जो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड होते हैं यानी कि व्यंजन और स्वर जो कॉम्बिनेशन है उसको लंबे उसमें बोलता है, जैसे पा 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 ऐसे करके वो बहुत लंबा उसको बोलता है, ठीक है। कूइंग होती है कुकलाना, मतलब कुछ भी बच्चा बोलता है ना। टेलीग्राफिक स्पीच एंड इन्वेंटेड स्पीच, तो यहाँ पे क्या होगा, बेबलिंग स्पीच। जो इन्वेंटेड स्पीच होती है दैट्स योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, जब आप ग्रामर को पूरी तरह से यूज करके बोलने लगते हैं। इन लैंग्वेज लर्निंग द सिमेंटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर्ड व्हेन, जो सिमेंटिक अचीवमेंट होता है लैंग्वेज लर्निंग में वो बच्चा कब कंसीडर करता है। चाइल्ड लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप्स अहेड ऑफ लैंग्वेज कंप्रेशन, चाइल्ड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन डेवलप्स अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, चाइल्ड्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, चाइल्ड्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज अहेड ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चे की जो भाषा होती है उसकी जो समझ है वो बच्चे की भाषा के प्रोडक्शन से पहले डेवलप हो जाती है, ठीक है। मतलब बच्चा भाषा को समझना पहले स्टार्ट करता है और लैंग्वेज का प्रोडक्शन वो बाद में करता है। दिस इज योर सीमेंटिक अचीवमेंट। सीमेंटिक का मतलब होता है किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज को समझना पहले स्टार्ट करता है लैंग्वेज प्रोडक्शन के पहले। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। The idea that humans are born with innate system for picking up language that needs only to be triggered by verbal input from the environment is supported by, ये आइडिया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बॉर्न होते हैं इन्नेट सिस्टम के साथ किसी भी लैंग्वेज को पिक करने के लिए जो ट्रिगर होती है वर्बल इनपुट के द्वारा एनवायरनमेंट से, इसको किसने सपोर्ट किया था, नेटिविस्ट, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो नेटिविस्ट है जितने भी नेटिविस्ट है उन्होंने कहा था कि बच्चा इनेट सिस्टम के साथ डेवलप होता है, जैसे आपके नाउम चॉमस्की हैं, उन्होंने बोला था कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को पिक कर सकता है जो वर्बल इनपुट के थ्रू बच्चे की जरूरत के अनुसार ट्रिगर होती है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। कॉग्निविस्ट कौन थे आपके, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोलबर्ग। बिहेवियरिस्ट कौन थे आपके, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक और इयान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ए चाइल्ड कॉल्स ऑल 4 व्हीलर्स एज कार, एक बच्चा जो है जितने भी 4 व्हीलर हैं उन सबको कार बोलता है। दिस अर्ली वोकेबलरी एरर इन विच अ वर्ड इज अप्लाइड टू ब्रॉडली, जितना जल्दी मतलब जल्दी में जो वोकेबलरी एरर है इन विच अ वर्ड, जिसमें एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली अप्लाई होता है टू ए वाइडर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के वाइडर कलेक्शन पर, इस इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओवर एक्सटेंशन, अंडर एक्सटेंशन, स्पीच डिसऑर्डर और स्टटरिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओवर एक्सटेंशन होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर देते हो, जैसे यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, जितनी भी 4 व्हीलर हैं उन सबको उसने क्या बोला, कार। अगर ट्रक भी जा रहा है तो वो भी कार है, कार जा रही है तो वो भी कार है, अगर कुछ भी व्हीकल जा रहा है जिसके 4 पहिए वो सब क्या है, कार है। तो ये क्या है, बच्चे की इनिशियल वोकेबलरी एरर है, जिसमें उस बच्चे ने एक जो वर्ड है उसको इतना ब्रॉड कर दिया है और उसको वाइडर कलेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उसको जनरलाइज कर दिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे उसको अप्लाई कर दिया है। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन। अंडर एक्सटेंशन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा कुछ वर्ड्स को मिस्टेक कर करके बोलता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। Becoming a skilled reader requires learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined fields of study. So this can be said that skilled reading is, एक skilled reader जो बनना होता है, becoming a skilled reader यानी कि जब आप एक skilled reader बनते हो, प्रोफेशनली जब आप रीड करते हो, requires learning to reason, वो रिक्वायर करती है पढ़ने के लिए कुछ रीजंस को अबाउट रिटन मटेरियल, लिखे हुए मटेरियल के बारे में, जिसमें हम नॉलेज यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ की, मतलब डेली बेसिस की, और स्टडी का जो डिसिप्लिन फील्ड है वहाँ से हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। दिस कैन बी सेड दैट स्किल्ड रीडिंग इज फ्लुएंट, कंस्ट्रक्टिव, एक्सटेंसिव और डिकोडिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हो।
जब आपको इस स्किल रीडर बनने वाले होते हो, मतलब जब आप स्किल रीडर बन रहे हो, प्रोफिशिएंट रीडर बन रहे हो, तो उसमें आप एक रीज़न ढूंढते हो, ठीक है। रिटन मटेरियल जो है उसको लेकर, जहाँ पे आप अपने एवरीडे नॉलेज जो है उसको यूज़ करते हो और एक डिसिप्लिन फील्ड में आप उस चीज़ को पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जिसमें आप स्किमिंग करते हो, यानी कि ऊपर ऊपर से सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ों को पढ़ते हो। डिकोडिंग होता है जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। फ्लुएंट होता है जब हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ते हैं। A language teacher gives a task as holidays homeworks to her learners to read any novel of their interest from the given list. एक लैंग्वेज टीचर जो है वो एक टास्क देता है बच्चों को हॉलीडे होमवर्क के लिए कि बच्चे किसी भी नोवेल को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें। तो ये जो रीडिंग एक्टिविटी है वो इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, स्कैनिंग है और कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। क्यों? क्योंकि बच्चों को नोवेल जो पढ़नी है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़नी है, मतलब से बच्चों को मज़े लेने के लिए पढ़ना है। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ना, इसमें सिर्फ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जॉयमेंट के लिए चीज़ों को पढ़ते हो। इंटेंसिव रीडिंग इज़ योर स्कैनिंग, जहाँ पे आप गहन अध्ययन करते हो, डीप स्टडी करते हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को खोजने के लिए पूरा उसको डीपली पढ़ते हो। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है जिसमें, जो कोलैबोरेटिव रीडिंग होती है उसमें क्या करते हैं बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करके, यानी कि एक दूसरे के साथ चीज़ों को लर्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मल्टीलिंग्विज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है वो मल्टीलिंग्विज्म के रिगार्डिंग सही है एक क्लासरूम रिसोर्स के तौर पर, मतलब मल्टीलिंग्विज्म को हम क्लास में एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है। As children come to school with diverse language, so learners are taught in English from class 1. बच्चे जो हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज के साथ स्कूल में आते हैं, इसलिए बच्चों को सिर्फ क्लास में इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। लिंग्विस्टिक और कल्चरल डेविएशन जो होता है वो बच्चों की स्टैंडर्ड नॉर्म से दूर ले जाना चाहिए। लर्नर्स जो है वो अपनी स्कूलिंग को मदर टंग में शुरू करते हैं और मूव करते हैं दूसरी लैंग्वेज को सीखते सीखते, मतलब आगे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख जाते हैं। डाइवर्स लैंग्वेज जो होती है बच्चे की, वो ना तो टॉलरेट की जाती है और ना ही क्लास में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि बच्चा जो होता है ना, मल्टीलिंग्विलिज्म का मतलब ही यही होता है कि बच्चा किसी ना किसी लैंग्वेज के साथ क्लास में आता है, स्कूल में आता है। तो बच्चा आता अपनी स्कूलिंग को शुरू करता मदर टंग के साथ है, लेकिन धीरे 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 वो क्या करता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखता जाता है और वो अपनी बकेट लिस्ट जो है उसमें ऐड करता जाता है। ठीक है, तो यही बच्चे की प्रोग्रेस होती है। तो यही आपका मल्टीलिंग्विलिज्म है, जहाँ पे आप बच्चे की हर बच्चे की लैंग्वेज को क्या करते हो, अप्रिशिएट करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो। The type of assessment where students decide for themselves if they think their progress of language use is good or not. इस टाइप का असेसमेंट क्या होता है जिसमें बच्चे डिसाइड करते हैं खुद के लिए कि वो सोचते हैं उनकी जो प्रोग्रेस है और जो लैंग्वेज है वो सही है या नहीं है। समेटिव असेसमेंट होता है, ग्रुप असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है स्वय आकलन, जिसमें बच्चा अपना खुद का असेसमेंट खुद करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जहाँ बच्चा खुद डिसाइड कर रहा है खुद से कि वो प्रोग्रेस जो है या लैंग्वेज जो है वो उनके लिए सही है या नहीं है। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो ईयर एंड में किया जाता है, ग्रेडिंग होती है इसमें। ग्रुप असेसमेंट होता है, इसमें बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, ए ग्रुप बी वालों का, बी ग्रुप सी वालों का, इस तरह से असेसमेंट करते हैं। पीयर असेसमेंट होता है कि ये बच्चा इस बच्चे का असेसमेंट करेगा, ये बच्चा इस बच्चे का करेगा, ये इसका कर रहा है, ये इसका कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका पीयर असेसमेंट। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 जो सेल्फ असेसमेंट होता है, दिस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एक्सेंट। यहाँ पे पूछा है कि डायलेक्ट और एक्सेंट जो है उसमें बेसिकली क्या मेजर डिफरेंस होता है। एक्सेंट जो है वो रिलेटेड होता है एक्चुअल लैंग्वेज से, और डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज किस तरीके से बोली जाती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। एक्सेंट जो है वो कॉलोक्वियल वर्ड से रेफर होता है, दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज को बोलने के तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। डायलेक्ट जो है वो रिलेट करता है एक्चुअल लैंग्वेज यूज से, और एक्सेंट रेफर होता है कि लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। डायलेक्ट रेफर करता है कॉलोक्वियल वर्ड से, फ्रेजेस से, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी आइडेंटिटी को। और एक्सेंट जो होता है वो रेफर होता है आपके टेक्निकल वोकेबलरी से स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे आपके एक्सेंट की बात की है और आपके जो डायलेक्ट है उसके बारे में बात की है। तो ये जानने की कोशिश की है कि इसका मतलब
आपकी डायलेक्ट क्या होती है और एक्सेंट क्या होता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि कॉलोक्वियल जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली हम स्पोकन कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन में इनको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप बातचीत करते हो तो तब उन चीज़ों को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो डायलेक्ट होता है ना वो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज होती है। डायलेक्ट मीन्स बोली, वो क्या होती है आपकी एक्चुअल लैंग्वेज है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और जो एक्सेंट होता है ना वो उस चीज़ को डिफाइन करता है कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से बोल सकते हैं। यूजुअली व्हाट वी से, हम बोलते हैं कि जो यूके एक्सेंट है, यूएस एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है भाषा को बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, आपकी जो भाषा है उसको किस तरीके से बोला जाता है, दैट इज़ योर एक्सेंट। और डायलेक्ट होता है बोली, आप तमिल कैसे बोल रहे हैं। तमिल इज़ नॉट लैंग्वेज, तमिल इज़ अ डायलेक्ट, ठीक है। अब आप उसमें भी क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, तो वो होता है आपका एक्चुअल लैंग्वेज जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब कहीं पे ब्रज बोली जाती है, कहीं पे अवधी बोली जाती है, तो ये सब आपके डायलेक्ट होते हैं। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी, जो पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी है वो कौन सी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी है, आप जब पढ़ लेते हो उसी के बाद तो एमसीक्यूज करते हो। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स ये भी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होती है। समराइजिंग ये भी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन जो प्रिडिक्शन होता है ये प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पढ़ने से पहले हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। तो बच्चों से जब पूछा जाता है कि इस टॉपिक में क्या है, दैट इज ऑल्सो योर प्रिडिक्टिंग। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। लैंग्वेज लर्निंग कैन बी एनहेंस्ड, जो भाषा अधिगम है उसको एनहेंस किया जा सकता है अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर, अगर टीचर बहुत सारे टीचिंग एड्स को यूज़ करे। टीचर्स कंडक्ट वीकली टेस्ट टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस, टीचर जो है वो वीकली टेस्ट को कंडक्ट करे बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लास इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, टीचर रियल लाइफ सिचुएशन लाए क्लास में जिससे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। टीचर गिव स्टूडेंट्स डायलॉग फॉर द रूट मेमोराइजेशन एंड लेटर ऑन आस्क देम टू रिपीट देम इन द क्लास। यहाँ पे रूट मेमोराइजेशन है, वैसे ही गलत हो गया। कंडक्ट वीकली टेस्ट टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। टीचिंग एड नहीं, बच्चा टीचर क्या करे, बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन दे क्लास में जिससे बच्चा जो है वो इजीली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। बच्चा जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है, डेली लाइफ में जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहा है, अगर आप बच्चे को वही वर्ड्स यूज़ करने दे रहे हैं क्लास में तो बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। गिवन बिलो आर 2 टेक्निक ऑफ असेसमेंट, giving students time in class to work in groups to prepare for assessment, that is they could test each other. Students compile portfolios of their written work for summative assessment, example choosing their best 6 pieces of writing. Which of these techniques is true for student friendly assessment? तो इनमें से पूछा है कि कौन सी टेक्निक जो है वो फ्रेंडली असेसमेंट जो है उसका पार्ट होती है। गिविंग स्टूडेंट्स टाइम, बच्चों को टाइम देना क्लास में। टू वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में काम करने के लिए। टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, असेसमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। यानी कि बच्चे के आकलन के लिए आप बच्चे को ग्रुप में काम करने के लिए अलग से क्या करते हैं, टाइम देते हैं। जैसे दे कुड टेस्ट ईच अदर, जिससे वो क्या करें, एक दूसरे को इजीली टेस्ट कर सके, एक दूसरे का आकलन कर सके। दिस इज योर पीयर असेसमेंट, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं पीयर असेसमेंट। स्टूडेंट्स कंपाइल पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो होता है बच्चे के पूरे साल का जो रिटर्न डेटा होता है कि बच्चे ने कहाँ इंप्रूवमेंट किया है, कहाँ उसको ज़रूरत है, कहाँ क्या और कुछ करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं पोर्टफोलियो को अपने रिटर्न वर्क का। समेटिव असेसमेंट के लिए एग्जाम्पल चूजिंग दियर बेस्ट 6 पीसेज ऑफ राइटिंग, जैसे वो अपने लिखावट में मतलब अपनी जो राइटिंग स्किल है उसमें 6 बेस्ट पीसेज को चूज करते हैं। तो ये दोनों ही स्टूडेंट फ्रेंडली असेसमेंट होता है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, यानी कि अपना खुद का आकलन वो खुद ही कर रहा है। क्योंकि समेटिव असेसमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो को देख रहा है जिससे वो उसको पता चल सके कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रघु, एक 16 साल का बच्चा है जो रिटर्न होता है स्कूल से 2 बजे। ही वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू द हॉट वेदर, वो गर्म मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया।
ही डिडंट फाइंड एनीबडी एट होम, उसको घर पे कोई नहीं मिला. ही वेंट टू किचन, मेड अ जग फुल ऑफ लेमोनेड, वो किचन में गया और उसने नींबू पानी बनाया. एंड एडेड आइस क्यूब्स टू इट, ही ड्रैंक प्लेंटी ऑफ इट, उसने आइस क्यूब डाले और वो उसको पी गया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ राइटिंग? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग. तो ये जो राइटिंग होती है दैट इज योर एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है जिसमें बच्चा पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, फिर ड्राफ्ट तैयार करता है, मतलब चीज़ों को अपने तरीके से वो अरेंज करता है. इसने बहुत प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को अरेंज किया कि 16 साल का बच्चा घर आया, 2 बज रहे थे, वो एग्जॉस्ट हुआ गर्मी की वजह से, उसको घर पे कोई नहीं दिखा. तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से अरेंज हैं. और इसमें क्या है, बच्चा आराम से उस चीज़ को क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिख रहा है. बच्चे ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसने उस प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, जिसमें इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, इंफॉर्मेशन भी पूरी है, एविडेंस भी है और डिटेल्स फैक्ट सब इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्क्राइब्ड एज पोर्टफोलियो असेसमेंट. पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, जिसमें बच्चे के पूरे साल की परफॉर्मेंस रिटर्न उसमें लिखी हुई होती है. कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्नर्स, various learning instances and using them for overall assessment of learners. Collection of record of each learner throughout the year for teaching learning, using the term and examinations of learner and using them for overall assessment. Assessment through formal test conducted all through the year. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. जो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है उसमें कलेक्शन होता है, रिकॉर्डिंग होती है किसकी, लर्नर्स की, पूरे जो लर्निंग इंस्टेंसेस होते हैं, बच्चे ने जो भी पूरे साल पढ़ा वो, और उनको यूज़ किया जाता है उनके ओवरऑल असेसमेंट के लिए. दैट इज़ योर करेक्ट आंसर. सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है. अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू.